हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग हटके। आज के इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक से जुड़े कुछ सवाल करने वाले हैं। ये सारे सवाल जो अपकमिंग आरआरबी, पीओ और क्लर्क एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है ए, बी एंड सी है। उन्होंने इन्वेस्ट किया 5500, 4500 और 6000 रुपीज़ 3 साल के लिए। तो पहले मैं ए बी सी लिख लेती हूँ, क्योंकि उन लोगों का जो मनी है वो 5500, 4500 और 6000 है, इसलिए मैं इसको 0 कैंसिल करके, क्योंकि मुझे रेशियो ही लेना है अंत में, इसलिए इसको मैं 55, 45 और 60 इस हिसाब से लिख रही हूँ। तो उन्होंने 3 साल के लिए इसको पार्टनरशिप में गया। उसके बाद क्या है, आफ्टर 1 ईयर ए डिक्रीज इन्वेस्टमेंट बाई 1000, बी ने इंक्रीज कर लिया 500 से और सी ने वैसा ही छोड़ दिया। तो ऐसा हमारा कितना चला, 12 महीने तक। उसके बाद क्या किया, ए ने जो 1000 कमा लिया, इसका मतलब ये 45 हो गया, 45,000 हो गया, 4500 हो गया। नेक्स्ट बी ने क्या किया, 500 इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगा 5000 और सी का एज इट इज़ रहेगा, इसका मतलब 60 ही रहेगा। तो ये कितने टाइम के लिए चला, 2 साल के लिए, यानी 24 मंथ्स के लिए। तो अभी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 12 है पूरा के साथ मल्टीप्लाइड और यहाँ पे भी 12 है पूरा के साथ, 24 है 12 पूरा के साथ मल्टीप्लाइड। इसका मतलब इसको अगर हम कैंसिल करें तो फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा और अभी हम इसको ऐसे ही ऐड कर लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे। पहले वाला में है 55 और इसमें 2 इंटू 45 यानी 90। 55 प्लस 90 हो जाता है हमारा 145। नेक्स्ट 45 प्लस 2 इंटू 50 दैट इज अगेन 145 और ये वाला है 60 पहले से और यहाँ पे 2 इंटू 60 यानी हो जाएगा 180। अगर हम अभी रेशियो निकाल ले तो फिर हमें मिल जाएगा 29:36। अभी क्या दिया है, टोटल जो प्रॉफिट है एट द एंड ऑफ 3 इयर्स दिया है 9400। तो हमें पता लगाना है सी का शेयर कितना है। टोटल प्रॉफिट हमें पता है 9400 है और अगर यहाँ से हम देखें, ये हमें मिल गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो। और जब भी हम क्वेश्चन में कुछ दिया ना हो तो फिर हमेशा इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है उसी रेशियो में प्रॉफिट जो है वो शेयर किया जाता है, इसका मतलब यही हो जाएगा प्रॉफिट का भी रेशियो। तो अगर हम इस रेशियो से देखें तो फिर यहाँ से हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 29 प्लस 29 दैट इज 58, 58 प्लस 36, 58 प्लस 36 करने से 94 आता है, इसका मतलब ये हो जाएगा 98। इसका मतलब हमारा टोटल 94 यूनिट जो है इसका वैल्यू हमें गिवन है 9400। तो हमें 1 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा 100, या अभी हमें सी के लिए निकालना है, सी का 36 यूनिट है यानी 3600 हो जाएगा इसका आंसर। सो बी इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिक्सचर के ऊपर बेस्ड है। ये दिया है, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क बाय वेट इज 60%। तो मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, मिल्क है 60% यानी रेशियो की इसका कैसे हो जाएगा, रेशियो 60:40 यानी इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो फिर आ जाएगा 3:2। इफ़ from 50 gram mixture 20 gram mixture is taken out and 6 gram of pure water is added to that mixture, then find the रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो अभी हमारे पास क्या था, 60 ग्राम मिक्सचर था, 60 ग्राम मिक्सचर में हमारे पास क्या 60% मिल्क था। अभी अगर हम देखें 60 ग्राम में 60% यानी जो 48 ग्राम उतना मिल्क था और रिमेनिंग जो है हमारा यानी जो 32 ग्राम है इतना हमारा वाटर होगा। अभी यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 20 ग्राम मिक्सचर ले रहे हैं। अभी 20 ग्राम में अगर हम देखें 20 ग्राम में भी जो 60% वो मिल्क होना चाहिए, इसका मतलब इसका 60% यानी 12 ग्राम मिल्क होना चाहिए, बाकी का 8 ग्राम क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से -12 और यहाँ से -8 और क्या कर रहे हैं, बाकी प्योर वाटर जो है 6 ग्राम का वो हम ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे +6 भी हो जाएगा। तो फिर हमें रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम अगर देखें फिर ये आ रहा है 36 और यहाँ से अगर हम देखें ये एक्चुअल में -2 यानी 30, इसका मतलब इसका रेशियो हो गया 6:5। तो बी हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सुरेश वॉज मैरिड 14 years ago and his present age is 3/2 times of the age at the time of his marriage। तो सुरेश जो है वो मैरिड है और उसका जो मैरिज हुआ था आज से 14 साल पहले हुआ था, उस वक्त उसका जो भी एज था अभी उसका एज 3/2 टाइम्स ऑफ दैट एज है। इसका मतलब अगर मैरिज के टाइम उसका एज
2 था, तो अभी उसका एज जो है वो 3 है। तो फिर यहाँ से हमें डिफरेंस क्या मिल गया, डिफरेंस 1 यूनिट का मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में दिया है जो हमारे ये टाइम का डिफरेंस है वो है 14 ईयर्स, यानी प्रेजेंट में जो सुरेश का एज है वो हो जाएगा 3 इंटू 14। अभी हमें क्या चाहिए कि इफ़ द सन्स एज इज़ 1/3 ऑफ द प्रेजेंट एज देन फाइंड दिस एज ऑफ हिज सन। अभी सूरज का प्रेजेंट एज तो हमें पता ही है, इसका 1/3 करने से ही हमें मिल जाएगा सन का एज। तो 3 3 कैंसिल, सिंपली 14 हो गया हमारा आंसर, यानी सी है हमारा आंसर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दिया है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 792 किलोमीटर and car P starts from station A at 8 a.m. with speed 68 km per hour towards P and car C Q जो है वो starts from station B at 11 a.m. with speed 86 km per hour। तो इसको अगर हम ड्रॉ कर ले, ये है A, ये है B, टोटल डिस्टेंस हमें दिया है 792 किलोमीटर। P जो है P A से जा रहा है, इसका जो स्पीड है वो दिया हुआ है 64 किलोमीटर पर आवर, और B जो है वो Q जो है वो B से A की तरफ आ रहा है, इसका स्पीड दिया है 86 किलोमीटर पर आवर। P जो है वो 8 बजे निकल रहा है और B 11 बजे निकल रहा है। तो हमें क्या निकालना है कि B से कितना दूरी पे ये लोग मीट करेंगे। तो अगर हम देखें, P तो है जो वो 8 बजे निकल रहा है और B 11, इसका मतलब 8 से 11 ये 3 घंटा जो है P अकेले ही चल रहा है। इसका मतलब इस 3 घंटे में P कितना दूर जाएगा, 64 इसका स्पीड है इंटू 3, यही इतना दूर ही चला जाएगा। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या आ जाएगा, 180 + 12 दैट इज़ 192। तो हमारा टोटल डिस्टेंस था 792, इसमें से 192 P ऑलरेडी चला गया, तो फिर बाकी का डिस्टेंस कितना बचा, 600। तो अभी ये जो 600 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर में अभी क्या हो रहा है, ऐसा है कि P इस एंड में है और Q इस एंड में है और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है। जब भी हमारा ऐसा केस हो कि जो दो कार से जो टूवर्ड्स ईच अदर आ रहा है, इसका मतलब उन दोनों का स्पीड को ऐड करने से हमें रिलेटिव स्पीड मिल जाता है। तो फिर अगर हम देखें, P का स्पीड था 64 और Q का स्पीड था 86, यानी रिलेटिव स्पीड जो है वो कितना हो जाएगा, 64 + 86, इसका मतलब 150 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो फिर 4 आवर हो जाएगा, जब जब भी क्यू के निकलने से 4 आवर बाद वो लोग मिलेंगे। तो हमें क्या पता लगाना है कि क्यू निकलने के बाद यानी बी से कितनी दूर में जाके मिल रहा है पी से। इसका मतलब वो उतने दूर में जितना वो डिस्टेंस जाएगा वही हमें निकालना है। तो क्यू का जो स्पीड है वो दिया हुआ है 86 किलोमीटर पर आवर और वो 4 घंटा जाके पी से मिल रहा है, इसका मतलब वो 86 इंटू 4 इतना किलोमीटर ही जाएगा। अब इसको कैसे निकालें, 80 इंटू 4 करने से आता है 320 एंड 6 इंटू 4 करने से आता है 24, यानी 320 + 24 यानी 344 किलोमीटर हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है मेंसुरेशन के ऊपर बेस्ड, अ स्क्वायर एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल हैव सेम एरिया इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 88 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हमें क्या पता है, जो एक स्क्वायर है, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो दिया है 88। तो हमें क्या पता है, स्क्वायर का जो साइड होता है वो पेरीमीटर बाई 4 होता है, यानी स्क्वायर का एक एक साइड जो है वो हो गया 22 करके। तो अभी हमें क्या करना है, हमें जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो फिर हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी जो है उसका उन दोनों का एरिया क्योंकि सेम है, इसका मतलब स्क्वायर का एरिया अगर हमारा क्या हो जाएगा 22 स्क्वायर यानी 484। इसका मतलब हमें पता है दोनों का ही एरिया सेम है, इसका मतलब जो ट्रायंगल है उसका भी एरिया सेम ही हो जाएगा, यानी 484 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो जाएगा। तो यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट दिया है कि A, B एंड C टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। A, B, C तीनों मिलकर अगर कोई काम करे तो फिर 8 दिन लगता है। A को अकेले में करने में कितना टाइम लगता है, 24 डेज लगता है। अभी A और B ने स्टार्ट किया, आफ्टर 2 days C joined them, then remaining work was completed by ABC in 6 4/5 days। तो पहले तो A और B ही काम कर रहे थे, फिर इन लोगों ने ऐसे 2 दिन काम किया, उसके बाद A, B, C ने कितना दिन में काम किया, 6 4/5। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो फिर ये आ जाएगा 34/5 डेज में कंप्लीट काम किया। तो हमें निकालना है B जो है वो
कितने टाइम में खुद अकेले काम को कर सकता। तो फिर अगर हमें देखें तो फिर जब भी हमें टाइम वर्क का प्रॉब्लम करना है, अगर हमें टाइम दिया हुआ है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। जो एलसीएम होगा वही हो जाता है हमारा टोटल वर्क, और यहाँ से हमें एफिशिएंसीज मिल जाएगा। ये अगर हमारा हो गया टोटल वर्क, तो ये हो गया इन दोनों का एफिशिएंसी, तीनों का एफिशिएंसी है 3, और ए जो है ए का एफिशिएंसी है 1। तो फिर अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा 2 और ए और बी था, इसका मतलब इन सब का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 2 दिन में कर रहा है, ए का एफिशिएंसी है 1 प्लस बी का हमें नहीं पता, इसको बी ही रह ए ही रहने देते हैं, बी ही रहने देते हैं। नेक्स्ट ए बी सी जो है इसका एफिशिएंसी दिया है 3, और यहाँ पे हमें पता है 34/5, यानी 3 इंटू 34/5 करने से हमें क्या मिल जाएगा, 102/5 इक्वल हो जाएगा हमारा टोटल वर्क जो कि हमें दिया है 24। तो अब अभी अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस बी जो है, पहले मैं 2 से कैंसिल आउट कर देती हूँ, 12 माइनस 51/5, यानी ये हो जाएगा 9/5। 1 को इस साइड में ले जाने से हमें बी मिल जाएगा 4/5। तो हमें बी का एफिशिएंसी मिल गया और टोटल वर्क भी, टोटल टाइम जो वर्क है वो भी मिल गया। तो टाइम कैसे निकाले, टाइम जो है उसको निकालने का फॉर्मूला जो है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 24/4/5, यानी 24/4/5। जब डिवाइड में डिवाइड हो तो फिर ये नेक्स्ट लाइन में ये मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा 24/4 इंटू 5। इसको सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा हमारा 30 डेज, यानी 30 डेज है हमारा आंसर। तो ई है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट दिया है, अ बास्केट कंटेन्स 8 ब्लू 5 रेड एंड 6 green balls. 3 balls are drawn from the basket. Then find the probability of getting all 3 balls drawn are different colors. तो हमारा एक बास्केट है जिसमें 8 ब्लू कलर का बॉल है, 5 रेड कलर का बॉल है और 6 जो है ग्रीन कलर का बॉल है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें 3 बॉल निकालना है, तीनों ही अलग कलर के, यानी हम अगर देखें तो फिर हमारे पास 8 बॉल है, 8 बॉल से हमको एक बॉल ही निकालना है। तो फिर जब भी हम लोगों को प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम करना है तो फिर हमें कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं, अगर हमारे पास n चीज़ है, n चीज़ से अगर हम सपोज़ r चीज़ को ले रहे हैं तो उसको ऐसे NCR के हिसाब से लिखते हैं, जहाँ पे NCR जो है उसका वैल्यू होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और जो ये r फैक्टोरियल है इसका वैल्यू ऐसे होता है, r फैक्टोरियल इक्वल r-1 नेक्स्ट r-2 ऐसे करके ये चलता ही जाएगा, 3 2 1 में जाके ख़त्म होगा। इसको मैं अच्छे से एक बार फिर से समझा दूंगी इसको करते वक्त। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि सारे बॉल अलग अलग कलर का होगा, ऐसे 3 बॉल निकालना है। तो हमारे पास टोटल कितने बॉल है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 + 5 + 6 यानी टोटल 19 बॉल है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता रहा है, 19 से हमें 3 बॉल को तो निकालना ही है, और ऊपर में हमें क्या करना है, हमें 3 अलग अलग कलर का चाहिए, यानी 8 ब्लू बॉल में से हमें एक ही ब्लू बॉल चाहिए, 5 रेड बॉल में से हमें एक ही रेड बॉल चाहिए, और 6 ग्रीन बॉल में से हमें एक ही ग्रीन बॉल चाहिए। तो यही हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैं फिर से एक बार लिख लेती हूँ, था 8C1 नेक्स्ट 5C1 6C1 और नीचे था 19C3। तो 8C1 यानी एक को मैं कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। 8C1 यानी क्या होगा, पहले ऊपर 8 का फैक्टोरियल, नीचे 1 का फैक्टोरियल और 8 - 1 यानी 7 का फैक्टोरियल। और जो ये 8 का फैक्टोरियल है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 × 7 × 6 × ऐसे चलेगा, और फिर वो, ठीक है मैं एक बार पूरा लिख लेती हूँ, ऐसे चलते जाएगा और 1 में जाके ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, मतलब 1 का फैक्टोरियल 1 को 1 से किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। नेक्स्ट 7 का फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 6 5 4 3 2 1 में जाके ख़त्म होगा। तो फिर यहाँ से अगर हम देखें ये टोटल पोर्शन और ये टोटल पोर्शन जो है सेम हो गया, इसका मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब आंसर जो है हो जाएगा हमारा 8। तो हमेशा ही हम अगर NC1 करें तो फिर हमारा आंसर हमेशा n ही होता है, इसका मतलब इसको इसमें ऊपर आ जाएगा 8 × 5 × 6। अभी हमें नीचे वाला सिर्फ कैलकुलेट करना है, नीचे वाला कैसे कैलकुलेट करना है वो हम देखते हैं अभी। अभी हमें निकालना है 19C3।
यानी 19 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल एंड 19 माइनस 3 दैट इज 16 फैक्टोरियल। अभी ये जो 19 फैक्टोरियल है इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 19, 18, 17, नेक्स्ट 16, 15 ऐसे करके 1 तक जाएगा। अभी जो 16, 15, 14, 13 ऐसे करके अगर 1 तक जाए तो फिर ये टोटल ही एक 16 फैक्टोरियल हो गया। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 फैक्टोरियल। ये जो 3 फैक्टोरियल है ये एक्चुअल में है 3, 2, 1। तो फिर और ये पास में तो एक 16 फैक्टोरियल था ही, तो फिर ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी 3 2 सा 6, इसको अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो फिर ये आ जाता है 3। तो फिर नीचे हमारा क्या आ गया 19 इंटू 3 इंटू 17। तो इसको हम अगर नेक्स्ट लाइन में मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमारा आंसर मिल जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर से आ गया 80 और नीचे से आ गया 19 इंटू 17। 19 इंटू 17 को हम इजीली कर सकते हैं। अगर इसको हम 18 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर के हिसाब से लिखें तो फिर ये आ जाएगा 323। इसको आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो फिर ये हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में मैंने इसलिए ऑप्शन नहीं रखा क्योंकि इसका जो आंसर था वैसा ही था, बहुत दूर दूर टाइप का ही था इसलिए। तो यही था आज के इस वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको आज का जो ये वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए बैंकिंग हटके।